अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सिंध की तारीख के सबसे बड़े वाक़े यानी कि कैदियों की फरार की, जिसने सिंध की जेल खाना जात पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। कराची में 2 रोज़ के दौरान 18 बार ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनके बाद खौफ व हिरास फैल गया और इसी खौफ में या शायद पहले से मनसूबाबंदी के तहत मलीर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए। DIG जेल खाना जात मोहम्मद हसन के मुताबिक ज़ल्ज़ले के दौरान कैदी बैरक से निकले, उन्होंने जेल के गेट को तोड़ा, एहलकारों पर हमला किया, असलहा छीना और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 कैदी हलाक जबकि 3 कैदी, 3 FC एहलकार और 2 जो जेल पुलिस एहलकार जो है वो इसमें जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक 80 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद जेल का कंट्रोल पुलिस, रेंजर्स और FC ने संभाल लिया है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि 24 घंटे के अंदर रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वालों को रियायत मिल सकती है, लेकिन बाकियों पर जेल तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा। अभी तक मजीद कितने कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है और जख्मियों की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी ने। जी बात बताइएगा, क्या इंकशाफात हुए हैं, कब तक इंकशाफात मुकम्मल हो जाएंगे कि ये सुराग लगा लिया जाएगा कि कैदी कैसे फरार हुए, और अभी तक की तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? देखें, कराची की तारीख का अगर हम कहें कि सबसे बड़ा जेल ब्रेक रहा है इस तारीख में, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 216 कैदी एक जो है वो जेल से फरार हो गए, रात गए, और पुलिस की जानिब से जो चीज़ें सामने आई है उसमें बताया गया है कि 78 कैदियों को जो है वो हमने दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 138 कैदी जो हैं वो अब तक मफरूर बताए जा रहे हैं। IG जेल खाना जात उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले कबल जो है वो देखा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है ये कुदरती आफात है, और काफ़ी वो इस वाक़े पर वो देखने में आया है कि काफ़ी बेबस वो नज़र आए, क्योंकि उनकी जानिब से शुरू ही में ये बात की गई है कि जो कैदी फरार हुए हैं वो खुद से चले आएँ, वरना सख्त एक्शन होगा। उनकी जानिब से एक अपील की जा रही है कैदियों से कि वो खुद से वापस आ जाए, वरना सख्त एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया बाद आपने मेरे तफसीलात से आगाह किया। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आइंदा माली साल वफाकी बजट का तखमीना 17,500 से 18,000 अरब रुपए मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा, जबकि 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब रुपए और सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। जी हाँ, और 10 तारीख को ये बजट पेश किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। इस बजट से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आम जो अवाम है उसके लिए कुछ होगा या नहीं होगा, बात कर लेते हैं बाहर मईशत मंजूरुल हक मलिक साहब से। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, IMF के साथ भी मुज़ाकरात चलते रहे, आपको पता है कि हम IMF के साथ डील में भी हैं, तो इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ डिमांड्स जो हैं IMF की तरफ से भी हैं, तो इन डिमांड्स को पूरा करते हुए आने वाले बजट से हम क्या एक्सपेक्ट करें? सर, पहली बात तो ये है कि IMF को जो हम लिख के देते हैं उसी तरह वो उसको अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं कि जी इसमें हमें ये रिजर्वेशन है, इसको दूर करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने मुझे IMF से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हम उसको खामखा में कहते हैं कि जी ये जो बिजली के रेट हैं वो हम नहीं कम कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। हमने जो उनको एक फिजिबिलिटी दी है, जो हमने अपने फाइनेंशियल्स दिए हैं, जो हमने अपनी प्रमोशन, उसको फॉलो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान में बजट में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा इस दफा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में FBR ने कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने एडवांस लिया लोगों से टैक्स के नाम पे और उसके बाद में एडजस्ट किया और उसको रेवेन्यू बना दिया। तो उसकी वजह से जब गवर्नमेंट के सामने रेवेन्यू जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि इसमें से कितना पैसा लोन का हमने बिजनेस मैनों से उठाया हुआ है, उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी बढ़ेगी, उसके नतीजे में प्रोडक्शन के ऊपर क्या असरात आएंगे, और उसके नतीजे में फिर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारा सिर्फ ये कहना है गवर्नमेंट को कि 3 चीजों में आप तकसीम कर दें। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें ताकि इंडस्ट्री लग सके। दूसरा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हाईली प्रोफेशनल लोग बुलाएं कि पाकिस्तान में छोटे से छोटा आदमी भी इंटरप्रेन्योरल स्किल के ऊपर काम कर सके और टॉल मैन्युफैक्चरिंग में हम ज्यादा काम कर सकें। और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तानियों को शुड बी क्रेडिबल। देखिए, पाकिस्तानी बिजनेस को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में हमें सपोर्ट करना है ताकि वो दुनिया में जाएं और ज्यादा से ज्यादा
آرڈر لیں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تاکہ ہماری پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے ریپلیسمنٹ میں لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا امپورٹ کے اوپر فارن ایکسچینج بچے اور ہم اپنے کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے شپنگ کے اوپر بہت کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی شپنگ کاسٹ جو ہے وہ دنیا کی کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے. بجلی کی ہم بات کرتے ہیں, گیس کی ہم بات کرتے ہیں, یوٹیلیٹیز کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم شپنگ کی نہیں کرتے. جبکہ شپنگ میں اگر بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہوگا, ایک تو بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے فائنانشیل, ایک بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اگر ایک شپ آپ کے پاس آ رہا ہے 100 کنٹینر لے کے, اس کو 100 کنٹینر کا لوڈ واپس نہیں ملے گا تو وہ آپ کی شپنگ کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. تو پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے جو پروفیشنلز ہیں جو ان کاموں کو سمجھتے ہیں, ہم ان کو آن بورڈ کریں اور گورنمنٹ گورننس اپنی کو بہتر کرے. پھر اس کے ساتھ جو اس سے آگے چلیں تو ہمیں یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی فائنانشیل کیپیبلٹیز ایسی ہونی چاہیے جو ایس ایم ایز کو لون دے سکے. اور ایس ایم ای, کاٹیج انڈسٹری, اسمال انڈسٹریز, یہ کسی بھی ملک میں شاہراہ ہوتی ہیں. بالکل ملک صاحب, یہ آپ نے کافی سیکٹرز کی بات کی ہے اور بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ایک مسئلہ جو کہ اتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہا, یا جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو میٹ نہیں کیا جاتا. تو لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے, اور جو حکومت جو طریقہ کار اپنا رہی ہوتی ہے اس پر کافی لوگوں کو اعتراض ہے, تاجر برادری کو بھی اعتراض ہے. تو ٹیکس ریونیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور کیا یہ پاکستان میں جو ڈیزائرڈ جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ممکن ہے آج کے دن میں؟ سر بالکل ہے, ہم اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں ایس آر او گورنمنٹ دیتی ہے, جو سیکٹر ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں ان کو ٹیکس سے باہر نکال دیتی ہے. ای پی زیڈ گورنمنٹ دیتی ہے, ایس سی زی اسپیشل اکنامک زون گورنمنٹ بناتی ہے. بلکہ اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے ان کو سیکورٹی بھی دینی ہے, آپ نے ان کی بات بھی مانی اور ٹیکس نہیں لینا. دیکھیں جو سیکٹر ٹیکس دے سکتے ہیں ان میں سبسڈیز بھی آپ دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم بھی آئی ایم ایف سے کہتے ہیں, ہم بھی دنیا سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ ٹیکس میں, اس لیے آپ کو پہلے پوائنٹ پہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک دن بتا دے ایف بی آر جس نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہو. ایف بی آر کیا کرتا ہے, بزنس مینوں کو, انڈسٹریلسٹ کو تنگ کرتا ہے اور ان سے پیسے ایڈوانس کے اوپر لے جاتا ہے. بعد میں کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایگزمپشن دے دیں گے, اگلے سال آپ ٹیکس نہ دیجیے گا. پھر ان کو کہتے ہیں ریفنڈ نہ کیجیے گا. پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں فراڈ ہوا جس کو ہم انڈر انویسٹنگ, اوور انویسٹنگ کہتے ہیں, وہ سر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے کمرشل امپورٹر کو مہنگا ریٹ پہ مال منگوانے دیتے ہیں, ڈیوٹی زیادہ لیتے ہیں, اور انڈسٹری کو کم دیتے ہیں. اس کا وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز نے ٹیکنیکلی انڈسٹری نہیں لگائی, انہوں نے وہ مال منگایا اور مارکیٹ میں بیچ دیا. اب دیکھیں دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ میڈیا میں نہیں ہے تو وہ بھی ظلم ہوگا نا, میڈیا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے, بڑے بلیک میلر بھی ہوں گے. انہیں اچھے لوگوں سے تو آپ اس وقت بات کر بھی نہیں جیسا اپنی شیڈیول. میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ ہمیں ریسرچ بیس کھڑے ہو کے پاکستان کا سسٹم کو دیکھنا ہے. پاکستان کا گورننس سسٹم ایمانداری سے میں کہتا ہوں گورنیبل نہیں. لیکن منظور صاحب حکومت کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری معیشت جی وہ ترقی کر رہی ہے اور ہمارا جو ملک ہے وہ سنبھلنے لگا ہے معیشت کے حساب سے, لیکن صورتحال تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے, عوام کے لیے چیزیں تو مزید مہنگی ہوں گی, ٹیکسز لگیں گے, تو عوام کو تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. اصل میں بات یہ آپ نے جو کہی ہے نا وہ بڑی صحیح ہے. دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن ہے, سمپل کیلکولیشن کر لیتے نا, آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کی پاپولیشن 25 سے 26 کروڑ منیمم ہے جی, اس کے علاوہ کچھ امیگرینٹس ہوں گے. اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کتنے کروڑ جاب چاہیے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ یہ جاب دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ 6 سے 7 کروڑ جاب کریٹ کرنی ہے؟ آپ کی ہیلتھ کیئر کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر ہم پارک بنائیں اور اس سے آپ کی ہیلتھ کیئر بہتر ہو سکے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کو ہم نے فیئر میں ڈال دیا. اس کی ہر وقت عزت سٹیک پہ کہ پرائم منسٹر صاحب مجھے اپنے فنکشن میں بلائیں گے نہیں بلائیں گے, یہ بھی سٹیک ہے بھائی, نہیں بلائیں گے نہ بلائیں. بٹ میں تو اپنا سچ بولوں نا یار, میں نے اپنے معاشرے کو, اپنے خدا کو بھی جواب دینا. پھر دیکھیں اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کیا اس کی کمائی کا لیول یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, علاج کرا سکے, ریکریشن کر سکے, ٹوریزم کر سکے. تو ساری سوسائٹی کو مل کے صرف بجٹ کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا کہ بجٹ میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی گورنیبل, کریڈیبل ہے اور انٹرنیشنل ٹریولیبل ہے. جب اگر آپ فرض کریں 3 کروڑ لوگوں کو آپ ٹریولیبل کر دیں تو آپ کی کتنی شپنگ کمپنیاں اور کتنی ایئر لائنیں آپ کے زبردستی آپ کے پاس آئیں گی, اور کتنے آپ ایئرپورٹ بنائیں گے. پھر آپ کی فوڈ کیسے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں
सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका है? फूड का। पूरी दुनिया का फूड उनकी एयरलाइनों में इस्तेमाल होता है और उसका रेवेन्यू देखें जाके। मसला ये है कि हमने इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई लेकिन टैक्स के पीछे पड़ गए, हमने फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं बनाई, हम टैक्स के पीछे पड़ गए, टैक्स वालों को स्मगलिंग में डाल दिया, उनको और का एससीसी दे दिए, एसआरओ बना दिए और कहा जी लोग टैक्स नहीं देते। वो बिजनेसमैन बेचारा जो शरीफ है आदमी है इस हवाले से, वो छुप गया कि यार मुझे भी चोर ना कह रहे, मैं चोर करके आपने हमारी आवाज को दबा दिया, और मीडिया भी इसमें शामिल है जिसने हमारी आवाज को दबाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर हक मलिक साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। और जैसे कि खर्चों की बात हो रही थी, गवर्नेंस की बात हो रही थी, तो एक मामला तो ये भी है माहम के ऑस्टेरिटी मूव जो है पिछले कुछ सालों से, पिछली कुछ गवर्नमेंट से चल रही थी और कहा जा रहा था कि हम जो है अपने खर्चे कम करेंगे। और यकीनन इमरान, जैसे कि मंजूर साहब ने भी कहा कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, मौके पैदा करने की ज़रूरत है, बिजनेस के मौके पैदा करने की ज़रूरत है, और जितने भी नौजवान नस्ल है उसके पास बहुत टैलेंट है। हुकूमत को चाहिए कि वो चीज़ें यूटिलाइज़ की जाएँ और ताकि हमारी मईशत बेहतर हो। जो दावे किए जा रहे हैं मईशत बेहतर होने के, वो उस तरह से सूरत हाल नहीं है और आने वाले बजट से बहुत तवक्कुआत हैं और देखना ये कि अब क्या होता है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। आप हमारे साथ थे। वेलकम बैक। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने दावा किया है कि मुलजिम ने बार बार मुस्तरद किए जाने पर सना को कातिल किया। 17 बरस की टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। नईम जंजुआ, नहीं बताएगा ये सारा वाकया है क्या, पुलिस का क्या बताना है, और जो मुलजिम है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका क्या बयान सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह ये कल तकरीबन शाम 5 बजे का वाकया है जब अचानक खबर आई कि जो मारूफ टिकटॉकर है इस्लामाबाद की सना यूसुफ, उनको उनके घर में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी खबरें गर्दिश करती रही कि शायद उसके घर में जो मेहमान आए हुए थे और उसके जो कज़न आए हुए थे उनमें से इसको किसी ने कत्ल किया। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़का है उमर हयात जिसने इनको आके कत्ल किया। जब इसकी वालदा से पुलिस ने रब्ता किया और इनसे दरख्वास्त मांगी FIR देने के लिए, तो उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो घर पे मौजूद थी। फरजाना यूसुफ उनका नाम है और उसके साथ उनकी जो नंद हैं वो मौजूद थी लतीफ़ा शाह, और साथ जो सना यूसुफ थी ये अपने कमरे में ऊपर मौजूद थी। तो एक लड़का जो है वो नौजवान वो आया, उसके हाथ में पिस्टल था और वो सीढ़ियां चढ़ के जो है वो सना यूसुफ के कमरे में गया और थोड़ी सी उनकी आपस में बातचीत हुई, तल्ख कलामी हुई। उसके बाद उसने उसको 2 गोलियों की आवाज़ आई। जब वो ऊपर गई तो उसके सीने के ऊपर 2 फायर लगे थे। जख्मी हालत में सना यूसुफ को उसकी वालदा और उसकी जो पुप्पी थी वो लेके गई हॉस्पिटल, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। उसके बाद सना यूसुफ का पोस्टमार्टम किया गया। चित्राल से इनका ताल्लुक था, चित्राल के इलाके में इसकी तदफीन की गई है और वहाँ पे उनकी डेड बॉडी शिफ्ट की गई। उसके बाद पुलिस की तहकीकात का आगाज हुआ जब पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से और जो अहले इलाका थे जिनकी मदद से उसको सना यूसुफ को हॉस्पिटल ले जाया गया था। अच्छा, नहीं बताइएगा कत्ल करने की क्या वजह सामने आई है? जो कत्ल करने की वजह सामने आई है, अब से कुछ देर पहले आईजी इस्लामाबाद ने भी मीडिया से बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो उमर हयात था ये सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था और बार बार काफी अरसे से सना यूसुफ से राब्ता कर रहा था और दोस्ती की ऑफर करता था, और बार बार मुस्तरद किए जाने पर उसने सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया नईम जंजवा, आपने में इलाज से आगाह किया। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।